ये ट्रांस जनरेशनल हीलिंग के बारे में बात हुई है क्या? और जब उन्होंने कहा कि नहीं है, तो मैंने कहा फिर हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। और जैसे डॉक्टर रंजन ने कहा कि ये बिल्कुल एक नया हीरा है। ये बहुत एक सटल चीज है। बहुत हम बाकी चीजों से, बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में हम देखते रहते हैं और हीलिंग करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। पर कहीं पर ये इतना सटल है कि हमें दिखाई भी नहीं पड़ता। तो बहुत बार सेल्फ साबोटाजिंग पैटर्न्स, हमारी लाइफ के कोई बहुत डीप पैटर्न्स जो हमें इफेक्ट करते हैं, वो इस एरिया से आते हैं। वो हमारे फैमिली से आते हैं, हमारे जो जेनेटिक्स हैं वहां से आते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके पहले कि मैं शेयर करना शुरू करूं आपके साथ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मास्टर्स को, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, जिनसे ये वाली विजडम मुझे आई। मेडिटेशन में काफी टाइम से होते हुए इनके पास जब मैं पहुंची, जब ये हीलिंग जो है इसका महत्व समझ में आया एज अ डॉक्टर। उन्होंने बताया कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो एज अ फिजिशियन बहुत क्लियरली जब हम केस लेते हैं होम्योपैथी में, वो दिखाई पड़ने लगा कि हमारी बॉडी वही एक्सप्रेस कर रही है जो हमारा माइंड नहीं सुन रहा है। हम कॉन्शियसली जो नहीं देख रहे हैं, अनकॉन्शियस, वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो वहां से शुरुआत हुई ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस, अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है उसमें देखने की। तो पास्ट लाइफ, इनर चाइल्ड, ये सारे जो टेक्निक्स, मोडालिटीज देखते हुए, जो लास्ट डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी ने सिखाना शुरू किया 2015 में, वो था फैमिली कॉन्स्टलेशन। और ये वो ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग की मोडालिटी है जिसे हम सीखे हैं, और आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे। ये जो मोडालिटी है, ये देन है डॉक्टर बर्ट हेलिंगर की। बर्ट हेलिंगर एक साइको एनालिस्ट रहे जर्मनी से, और एक कैथोलिक प्रीस्ट भी थे। और उन्हें भेजा गया अफ्रीका। अफ्रीका में जुलू ट्राइब्स के साथ वो काम करते थे। और वहां पर वो जो एजुकेशनल मॉडरेटर की तरह काम करते थे, उसमें वो देखने लगे कि ये जुलू ट्राइब्स की जो काफी सारी, वो जो रिचुअल्स करते थे, बहुत एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड थे। तो एक तो वो उसको ऑब्जर्व करते थे। और एक बार एक कोई जो सेशन हो रहा था, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग किसी ने क्वेश्चन उठाया, जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और उन्होंने कहा कि क्या इम्पोर्टेंट है, सिस्टम इम्पोर्टेंट है कि लोग इम्पोर्टेंट है? तो जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन उनके साथ रह गया कि इज द सिस्टम इम्पोर्टेंट, आर द पीपल इम्पोर्टेंट? एंड ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट। वो काफी उस पर इंट्रोस्पेक्ट करते रहे, और फिर उसके लिए उस दैट लेड हिम टू स्टार्ट स्टडिंग। ये सिस्टम्स की स्टडी वो ज्यादा करने लगे। तो जब हम अपने को समझते हैं फ्रेंड्स, जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, इनर चाइल्ड की बात करते हैं, हम अपने इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करते हैं। हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी जीवात्मा, हमारी पर्सनालिटी, ये सब की बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि वी आर एन इंडिविजुअल। हमारी दो आइडेंटिटी होती है। एक तो हम एक इंडिविजुअल हैं, और दूसरा, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ डायनामिक होल, अ बिगर डायनामिक होल। वी आर अ पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप। कोविड के टाइम पे हम सबने ये बहुत क्लियरली देखा है, जो कि हम एज ए इंडिविजुअल नहीं ऑपरेट कर पा रहे थे। जो पूरा माहौल था, बाहर की चीजें हम पे इतना इफेक्ट हो रही थी। So how intricately we are all connected with each other, that also affects us. तो ये जो स्टडी बर्ट हेलिंगर करने लगे, वो बहुत क्लियरली देख पा रहे थे कि जैसे ये हम एक, अगर समझें कि एक स्पाइडर्स वेब है। अब वो स्पाइडर्स वेब में हम उस सिस्टम का एक पार्ट हैं। पर जब उस वेब में कहीं पर भी कुछ हिलता है, उसका इफेक्ट हमारे पे आता है। हम अगर जब सिस्टम्स को देखने लगते हैं, तो हम इसके बारे में समझ सकते हैं। जब इको सिस्टम को देखें, या हमारी बॉडी के सिस्टम को देखें, अगर एक किडनी हमारी खराब आ जाती है, उसका इफेक्ट दूसरी किडनी पे आता है, और फिर उसका इफेक्ट बाकी बॉडी के सिस्टम्स पे भी आने लगता है, ऑर्गन्स पे भी आने लगता है। तो हम इसमें जब बात कर रहे हैं, हम इसमें एक हायर व्यूइंग, एक सिस्टमिक व्यूइंग ले रहे हैं।
आज जो हम इन चीजों को समझेंगे, हम सिर्फ इंडिविजुअल को तो हम जानते हैं और हम डेफिनेटली उस वे से देखते हैं, पर अब हम एक अपना जो देखने का तरीका है इसको समझने के लिए थोड़ा सा बदलना शुरू करेंगे, एक सिस्टमिक व्यू लेना शुरू करेंगे कि हम इस बिगर होल के भी पार्ट हैं। और ये बहुत एक सुंदर डॉक्टर न्यूटन की बुक से, उनके जो फैमिली कॉन्स्टलेशन की बुक है उसमें हीलिंग के ऊपर जो बहुत सुंदर शब्द मुझे मिले, जो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है सबके साथ। तो ये थोड़ा सा फर्क हम समझेंगे हीलिंग में और क्योर में, ट्रीटमेंट में। हीलिंग इज अ जर्नी दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, होलिस्टिक और सिस्टमैटिक देन ट्रीटिंग और क्योरिंग. Since each journey takes up time, a time commitment to healing is important. Healing is your way of being, it is a lifelong commitment. Healing begins at the deep core of our being, what we frequently call the soul or spirit. It does not begin with the outer shell of our human existence, that which we refer to as the physical body. It's a journey back to self to realize that our life experiences, traumas, and symptoms have not touched that deep, authentic part of us that chose to experience the challenges of this human lifetime. Until you return to the deep inner core self, addressing the layers of suppressed emotional wounds that keep your authenticity hidden from you, the physical and mental symptoms and or relationship patterns in your life will continue to occur. तो ये जो बहुत डीप वर्ड्स हैं, एक मैं आपसे स्टोरी शेयर करूं, इसको हम डीपली समझें, क्योंकि जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं कि जब तक हम एक बहुत डीपर लेवल पे, एक सोल लेवल पे नहीं, जब तक हम आइडेंटिफाई कर पाते, वी आर नॉट एबल टू चेंज द पैटर्न्स। और इसके पहले कि हम आगे इस सिस्टम को समझेंगे, हम जानेंगे कि कैसे बहुत बार हम अपनी लाइफ को सैबोटाज करते हैं। एक मैं आपसे स्टोरी शेयर करूंगी, एक ये जोक भी है और स्टोरी भी। एक पर्सन था, ये लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक बड़ी सी फैमिली थी, बहुत पुराने जमाने की बात है। तो उस टाइम जैसे जॉइंट फैमिली में थे और ये तीन भाई थे, साथ में बिजनेस करते थे। तो अब बिजनेस को बढ़ाने की बात आई, तो फादर ने एक भाई से कहा कि तुम थोड़ी दूर जाके एक दूसरे शहर में जाके वहां रहो, वहां एक अपना सिस्टम सेटअप करो ताकि हम काम वहां पर भी बढ़ा सके, और फिर धीरे धीरे कुछ फैमिली मेंबर्स उधर आ जाएंगे। तो वो भाई उधर गए और उधर जाके उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो पूरा दिन वो काम करते और उसके बाद शाम को जाके अपना एक बार में बैठ जाते। और बार में जब बैठते हो, अब उनको घर पे जैसे सबके साथ बैठते थे, अब बार में बैठते, यहाँ पर अकेले बैठते हैं। तो वहां पर उन्होंने शुरुआत से क्या किया, 3 ड्रिंक ऑर्डर करनी शुरू की। तो हर बार वो 3 सेम ड्रिंक ऑर्डर करते थे और एक के बाद एक पीते थे। तो कुछ दिन जब देखता रहा बारटेंडर, वो बड़ा क्यूरियस हुआ कि ये क्या हो रहा है, 3 ड्रिंक क्यों ऑर्डर करते हैं ये, और हमेशा साथ में ऑर्डर करते हैं, एक के बाद एक नहीं। तो उन्होंने जाके पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरे 2 भाई हैं, तो अब मैं उनके साथ वहां पर पीता था, हम साथ में बैठ के पीते थे, तो मैं अब उनको बहुत मिस करता हूँ। तो इसीलिए मैं 3 ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ और हम साथ में पीते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, और ये सिलसिला चलता रहा। अब कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने सिर्फ 2 ही ड्रिंक ऑर्डर करना शुरू किया। अब ये बारटेंडर को थोड़ी सी दिक्कत होने लगी कि बोला पता नहीं क्या हुआ है, कोई गुजर गया है, क्या हुआ, ये आ तो रहे हैं रोज, पर कैसे क्या हो रहा है। तो फिर बड़ी उन्होंने हिम्मत जुटाई और जाके उनसे पूछा कि क्या बात है, आजकल आप 2 ही ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ हो गया। तो कहते हैं ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, मुझे थोड़ी सी लिवर की प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको ड्रिंक बंद करना है। तो मैंने अपनी ड्रिंक तो बंद कर दी है, पर अब ये मैं भाइयों के हिस्से का पी रहा हूँ। तो बहुत बार जब हम फ्रेंड्स हीलिंग भी करते हैं, हम पास्ट लाइफ के ऊपर काम करते हैं, हम इनर चाइल्ड के ऊपर काम करते हैं, और हम सोचते हैं कि अब आई एम गोइंग टू बी डिफरेंट,
बट हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारी जो लॉयल्टी है, हमारा एक छुपा हुआ प्रेम है जो हमें बांधे रखता है। हम किस तरह से अपने फैमिली पैटर्न से जुड़े हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम के कारण हम बहुत कुछ ऐसा किए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लाइफ के लिए हानिकारक होता है। तो जो हम प्रेम यूजुअली, जो हम जिस प्रेम के साथ पैदा होते हैं, जो बच्चे का प्यार होता है, वो होता है ब्लाइंड लव। जैसा एक बच्चा, अगर सपोजिंग हमारे पेरेंट्स बहुत डिफिकल्ट परिस्थितियों से गुजरे हैं, फाइनेंशियली दे वर नॉट एबल टू मेक एंड्स मीट, और कभी वो लग्जरी नहीं एक्सपीरियंस कर पाए। तो जब बेटा, अगर वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में आता है, बहुत अच्छा कमा सकता है, एक अच्छी गाड़ी लेता है, तो कहीं उसको एक गिल्ट महसूस होता है कि अरे मेरे फादर नहीं एक्सपीरियंस कर पाए, मैं कैसे कर रही हूँ। बहुत बार जब हमारे पेरेंट्स की मैरिज अच्छी नहीं होती है, तो ये देखा गया है कि अनकॉन्शियसली हम भी उसी तरह की मैरिज, हम भी बेमतलब के झगड़े करने लग जाते हैं, टॉन्ट कसने लग जाते हैं। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे इसको साबोटाज करना है। तो कहीं पे ये जो बच्चा होता है हमारे अंदर, अभी भी वो बच्चा है, वो ब्लाइंडली लव करता है। और उसे लगता है कि मैं कैसे, जब उन्हें नहीं मिला तो मुझे कैसे मिले, जब वो हेल्दी नहीं थे तो मैं कैसे हेल्दी हो जाऊं। तो एक बच्चे का जो लव होता है वो होता है ब्लाइंड लव। और हमें ये जो हीलिंग है, जो ट्रांस जनरेशनल हीलिंग, जो फैमिली कॉन्स्टलेशन है, उसका तरीका है, ये जो हमें ब्लाइंड लव की स्टेट से हम जा सकते हैं एनलाइटेंड लव में। एनलाइटेंड लव जो है, हम अपने पेरेंट्स से प्यार तो करें, पर हमें उनकी तरह नहीं होना है। अगर उन्होंने कोई दुख भोगे तो हमें वो दुख नहीं उठाने हैं। हम उन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो जब बर्ट हेलिंगर ये देखने लगे, उन्होंने देखा कि हमारी जो वेलबींग है वो बहुत ही सटल तरीके से जुड़ी हुई है हमारी फैमिली सिस्टम के साथ। आवर वेलबींग इज टाइड टू द वेलबींग ऑफ आवर फैमिली सिस्टम, which includes the living, the dead, and the generations that preceded us. It is about honoring the ancestors. हमें लगता है जो चले गए, क्या हुआ हमें क्या पता, पर वो कहीं हमें अभी भी इफेक्ट कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो हुआ, जो पार्टीशन हुआ, हम जानते हैं कि जिन फैमिलीज में वो इफेक्ट हुआ है, भले अभी के जनरेशन ने अगर स्टोरीज भी नहीं सुनी हो, फिर भी हमें हमें जो चार्ज हम कैरी करते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम इतने चार्ज क्यों होते हैं? क्यों सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट मैच होता है हमारे लिए जीतना? क्योंकि कहीं पे वो हमें अभी भी इफेक्ट कर रहा है। तो भले जो जनरेशन हमारे पहले चली गई हैं, उनमें वहां पर भी जो चीजें हुई हैं वो हमें आज भी इफेक्ट कर रही हैं, और बहुत बार हम ये जानते भी नहीं हैं। हम सबने जेनेटिक्स को पढ़ा है, जेनेटिक्स के बारे में सुना है। हम कहते हैं कि डायबिटीज, अच्छा शुगर तो मुझे होना ही है, मेरे जीन्स में, पहले जनरेशन्स में ये मानते थे। तो 1960s 70s तक, 80s तक भी लोग कहते थे कि अच्छा ये तो मेरे जीन्स में, ये तो मुझे होना ही है। तो जेनेटिक्स इज अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड बिटवीन जनरेशंस। और फिर जो रिसर्च हुई पिछले सेंचुरी में, ब्रूस लिप्टन और मास्टर्स ने जो रिसर्च की, जहां जाना कि सिर्फ जीन्स जो है, जो इंफॉर्मेशन कैरीड है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उस एनवायरनमेंट क्या है, उसको क्या ट्रिगर कर रहा है, हमारे बिलीफ्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपिजेनेटिक्स से जो टर्म कॉइन हुआ, उसमें उन्होंने जाना कि यू हैव द पावर ओवर योर हेल्थ एंड वेलबींग। जीन्स आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, यू हैव द पावर। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्स एंड योर जीन्स। योर थॉट्स एंड एनवायरनमेंट कैन हील फ्रॉम द इनसाइड एंड आउट। तो जीन्स एक स्विच की तरह होते हैं, वो स्विच ऑन हो सकता है। तो जब डायबिटीज आपके लाइफ में जब आ जाती है, तो कहीं कुछ स्विच ऑन हुआ, जीन्स थे पर वो ऑन हुआ। वो ऑफ भी हो सकता है, वो जा भी सकता है। तो ये पावर हमारे में है।
पर ये पावर कहाँ से आती है, उसको क्या ऑपरेट करता है? हमारे सटल थॉट्स और एनवायरनमेंट, हमारा इनर एनवायरनमेंट विच इज आवर बिलीव्स। बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं, जैसे डॉक्टर रंजन बता रहे थे पहले। हमारी जो हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के डायनामिक को समझते हैं, हमारी जो अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस है वो हमारी बॉडी में है। तो जब हमारी बॉडी में जब कोई इलनेस आती है तो वहां हमारी बॉडी हमारा ध्यान ले जा रही है कि आप कुछ चीज देख नहीं रहे हो। एंड व्हेन वी स्टार्ट पेइंग अटेंशन, वी स्टार्ट सीइंग मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली, हाउ एम आई नॉट सीइंग व्हाट इज देयर। जब हम इसको समझने लगते हैं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, साइकोलॉजिकल एपिजेनेटिक्स जो ये टर्म है, यहाँ इसमें रिसर्च हो रही है। दिस इज अ फील्ड ऑफ न्यूरोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जहां वो देख रहे हैं कि हमारे एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में जो भी इमोशनल ट्रॉमा हुए हैं कुछ जनरेशन पहले, वो हमारे जीन्स में ट्रांसमिट होते हैं। हम भी एनिमल्स ही हैं और एनिमल्स में भी ये होता है। तो जो भी ट्रॉमा हुआ होगा वो कहीं पे हमारे जीन्स में, और कई बार डायरेक्टली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये ट्रांसमिट होता है, और कई बार ये जनरेशन स्किप भी करता है। मतलब एक जनरेशन में हुआ, अगले जनरेशन में कुछ नहीं होगा पर उसके बाद होगा। तो बहुत बार जब ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस हुई हैं, इमोशनल ट्रॉमास हुए हैं, जब हम इमोशनल ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं, ऑफ कोर्स जैसे पार्टीशन जैसी कोई चीज, या कि कहीं पे एकदम मिस्टिकल कोई डेथ हो गई, पता ही नहीं चला, बॉडी सडनली नहीं मिली, किसी की बहुत अर्ली डेथ हो गई, किसी का मर्डर हो गया, कोई ऐसी चीज जहां बहुत सडन एकदम ट्रॉमा था, पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड। और हमारे जो एक सोसाइटी में बहुत जो एक सिखाया गया है कि वो इमोशंस को प्रोसेस नहीं किया जाता है। एक इमोशनल स्टोइसिज्म है कि स्ट्रांग रहो, हम ग्रीव नहीं करते हैं, इमोशंस को नहीं फील करते हैं। और कई बार इवन जब स्पिरिचुअलिटी में लोग होते हैं कहीं पे, बस वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि अच्छा डेथ तो आनी है, हम वो ग्रीविंग प्रोसेस को बाईपास कर देते हैं। तो जब ये इमोशंस आर एनर्जी फ्रेंड्स, और एनर्जी डिनाई नहीं कर सकते, हम सप्रेस नहीं कर सकते। तो जब हम इस तरह से डील करते हैं, देखा गया है, जब इमोशनल स्टोइसिज्म होता है कि अच्छा बस स्ट्रांग हो गए, अपने को बिजी कर लिया, अपना ध्यान बटा दिया कहीं पर, तो वो हम सिचुएशंस से वी आर नॉट एबल टू मेक पीस, उसको हम जैसे कि भूल जाना चाहते हैं। और यूजुअली जब चीजें इतनी पेनफुल होती है, इतनी ज्यादा पेनफुल होती है कि हम हमें लगता है हम उस पेन के साथ डील नहीं कर सकते, तब ऐसी तरह की चीजें होती हैं। और जब वो जो इमोशनल एनर्जी है वो हमारी फैमिली फील्ड में अनप्रोसेस्ड रह जाती है, हम जो हमने बात की, हमारी जो फैमिली है वो एक स्पाइडर्स वेब की तरह, एक फील्ड की तरह हम सब कनेक्टेड है। तो वो अनप्रोसेस्ड एनर्जी वो फील्ड में रह जाती है, और कई बार अगला जनरेशन अगर नहीं भी उसको शो करे, उसके आगे के जनरेशन में वो एक्सप्रेस करती है। तो ये देखा जा रहा है, ये जो रिसर्च हो रहा है साइकोलॉजिकल एपिजेनेटिक्स में, हम देखते हैं कि हर फैमिली की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। अगर आप हर जैसे हर बच्चा जानता है, मेरे मम्मी के तरफ के लोग अलग थे, उनकी फैमिली में ऐसे होता था, फादर की फैमिली में ऐसा होता था। जब हर बच्चा पैदा होता है, व्हेन वी आर अ चाइल्ड, वी आर कमिंग आउट ऑफ, हमारे जो पोर्टल्स हैं वो है मम्मी और पापा, और वो आए हैं अपने पेरेंट्स से। तो हर बच्चे को जैसे दो कप से उनकी उनके पास एनर्जी आ रही है, उनके पास लाइफ का सोर्स आ रहा है, और वो पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स से आ रहा है, उनको अपने पेरेंट्स से आ रहा है। तो ये एक जैसे नदी की तरह हमारे पास आ रही है। तो यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी कैसी है, वो जो फैमिली का एनर्जी है उसकी कॉन्शियस है कि क्या क्या होता है। जैसे अगर आप अपने मदर के फैमिली और फादर की फैमिली में ध्यान देने लगेंगे तो आप जानेंगे कि अलग अलग क्वालिटीज है। मदर की फैमिली में लोग अलग तरह से बात करते हैं, उनके वैल्यू सिस्टम थोड़े अलग होंगे, फादर की फैमिली में कुछ और होगा।
तो हम यहाँ दोनों तरफ से हमें एनर्जी ये प्राप्त होती है, लाइफ सोर्स मिलता है और ये हमें इफेक्ट करता है। जो गोल ऑफ कॉन्स्टिलेशन वर्क है दैट इज टू फोल्ड एंड समटाइम्स दिस अपीयर्स टू बी एट क्रॉस पर्पस। बहुत बार क्या होता है, लोग अभी जॉइंट फैमिली नहीं, हम अपनी न्यूक्लियर फैमिली, हम इंडिविजुअल्स बनना चाहते हैं। आजकल जो ट्रेंड है, हम वी वांट टू सेपरेट, बट वो सेपरेशन में हम एक्चुअली एक बहुत समटाइम्स अनहेल्दी तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं, हम ध्यान नहीं देते। तो जो पहला गोल है वो है कि हम हील कर सकें ताकि अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ से कनेक्ट। फर्स्ट गोल इज टू हील अस टू गेन पर्सनल स्ट्रेंथ बाय कनेक्टिंग टू आवर ओन लीनेज। जैसे हमने कहा कि हर बच्चा, उसको जो उसका लाइफ सोर्स जो है वो है मम्मी और पापा। तो हम सिर्फ उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। आप सोचें कि जब आप उनके साथ प्लग्ड इन हैं, जब आप उनके साथ एक हेल्दी वे में जुड़े हैं, तब आपको वो जो लाइफ करंट है, लाइफ फोर्स है, वो अब भी आ रहा है। तो एक हेल्दी जुड़ाव बहुत जरूरी है। वो हेल्दी जुड़ाव ही आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बहुत बार जब लोग डिस्कनेक्टेड होते हैं अपने फैमिली से, वो उनके लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, दैट फील्स टू ओवरवेलमिंग, आई कांट डील विद इट, ये प्रॉब्लम्स आई कांट डील विद इट, दे फील टू मच ऑफ प्रेशर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में वो जीते हैं। तो भले आपके पेरेंट्स अब इस फिजिकल प्लेन में ना भी हो, पर हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स से जब हम कनेक्ट करते हैं, वी आर कनेक्टिंग टू दिस स्ट्रेंथ। हम अपने आप एक स्ट्रेंथ महसूस करते हैं, जैसे दे आर सपोर्टिंग अस फ्रॉम आवर बैक। The second goal is to make sure we have separated from our lineage and are free to begin our new system. If we are caught up in the fate of our parents or ancestors, we cannot freely move ahead into our own future. This is called entanglement. ये एंटेंगलमेंट टर्म अगर आपने सुना हो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में, जहां उन्होंने देखा कि कैसे पार्टिकल्स एंटेंगल हो जाते हैं। उन्होंने जब दो पार्टिकल्स जो साथ में थे उनको सेपरेट किया, एक को अमेरिका एक को यूरोप में कहीं रखा, तो जो वो जब जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे वो पार्टिकल पे जो प्रोसेस कर रहे थे, उसका इफेक्ट इस पार्टिकल पर भी हो रहा। तो हम भी एक्चुअली जब अपने फैमिली सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हमें नहीं भी पता हो, पर वो जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे पर हो रहा है। वी बिहेव लाइक एंटेंगल्ड पार्टिकल्स। वो किसी के साथ, कोई एक पर्टिकुलर एंसेस्टर के साथ हम एंटेंगल्ड हो सकते हैं। तो जब ये जो काम है, इसका दो पर्पस है। पहला, कि हम अगर कुछ अनहेल्दी वे में एंटेंगल्ड हैं, कि वो उनके अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, तो मेरे कैसे हो सकते हैं, तो वो उसको हम समझें, उसको देखें और उसको देन लेट गो करें। ऐसे हम बहुत से, मैं एग्जांपल्स दूं थोड़े से, हमने बहुत जब इस काम में देखा है, फादर सन रिलेशनशिप्स डोंट वर्क। 3 जनरेशन पहले ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के बीच झगड़ा हुआ, फिर ग्रैंडफादर और उनके बेटों के बीच, फिर अब जो है और उनके बेटों के बीच। तो ये रिलेशनशिप नहीं, डिसफंक्शनल। एक और केस स्टडी जहां पर फीमेल्स और मेल्स में झगड़ा, तो मैरिजेस में एंड इवन मदर और सन में। सो ये ऐसा हुआ कि 3 generations बैक देयर वाज अ फीमेल चाइल्ड। जब ये इन्होंने प्रोसेस किया, तो मैं ये बता रही हूँ अभी प्रोसेस कैसे करते हैं, हम इसकी बात आगे करेंगे। पर जब ये प्रोसेस में क्या समझ में आया कि 3 जनरेशन पीछे ये पैटर्न देखा कि फैमिली, हस्बैंड वाइफ्स में नहीं बनती, मैरिजेस हेल्दी नहीं होते, और ये देखा कि 3 जनरेशन पीछे एक फीमेल चाइल्ड जब पैदा हुई, उसकी छोटी सी कुछ अबनॉर्मैलिटी थी, और उस अबनॉर्मैलिटी की वजह से उस बच्ची के फादर ने डिसाइड किया कि इस बच्ची को हम नहीं रखते, इसको वी विल लेट गो, वी विल लेट द चाइल्ड डाई, क्योंकि कहीं पे आगे जाके इसको प्रॉब्लम होगी। नाउ द मदर वॉज नॉट ऑब्वियसली वेरी हैप्पी, बट वो जो टाइम था 3 जनरेशन पहले, मदर की कोई से नहीं होती थी। नाउ इट वॉज द
एंगर ऑफ दिस फीमेल चाइल्ड, दिस फेमिनिन एंगर। तो ये जो फेमिनिन एंगर, अब ये पेट्रियार्की के सिस्टम में हम बोल तो नहीं सकते थे उस टाइम, वुमेन बोल तो नहीं सकती थी, पर ये जो फेमिनिन एंगर था ये रिप्रेस था। और अब जो फीमेल्स थी अभी की जनरेशन्स में, दे वर फीलिंग वेरी वेरी एंग्री एट देयर ओन हस्बैंड्स एंड एट एनी मैन, तो अपना बेटा भी हो, अपने पति हो, मेन के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंगर ऐसी तरह की। तो ये जो एंटेंगलमेंट है कि कहीं पे जो पहले हुआ उसका इफेक्ट जैसे खत्म नहीं हुआ है, तो वो फीमेल जो मर गई उसके बारे में कभी बात नहीं हुई, किसी को बताया नहीं गया, बताया गया कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, पर एक्चुअल जो बात थी वो छुपाई गई। जब हम ऐसी चीजें छुपाते हैं, जो चीजें हैं उसे एक्नॉलेज नहीं करते, ट्रुथ को देखते नहीं, एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, वो एनर्जी अनप्रोसेस्ड इस फैमिली फील्ड में रह जाती है और वो आगे की जनरेशन्स को इफेक्ट करती है। जीसस ने कहा, द सिंस ऑफ द फादर विल बी पेड बाय द सन्स 100 टाइम्स। तो ये क्या है? ये वो बता रहे हैं कि जो चीज पहले हुई है, जो अक्नॉलेज नहीं गई की गई है, जो छुपाई गई है, जब वो कह रहे हैं 100 टाइम्स, ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को पता होगा, पर उन्हें पता ही नहीं है कि वो इंटेंगल्ड है, कि वो उसी पैटर्न को जिए जा रहे हैं। और हर जनरेशन ये पास होता जाता है जब तक कोई उसे देखे नहीं, उसे अक्नॉलेज नहीं करे। तो ये, जब हम जीन्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, इट इज नॉट ओनली डायबिटीज, इट इज नॉट ओनली ब्लड प्रेशर, नॉट ओनली कोलेस्ट्रॉल, पर इस तरह की सटल एनर्जी पैटर्न्स हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं। हम इससे फ्री हो सकते हैं, वी डोंट नीड टू कैरी इट। द फैक्ट इज नॉट कि हमें पनिश किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को कैरी करना है, बट इवन इफ वन चाइल्ड टेक्स अप द करेज, एक्चुअली सीज इट, जब ये प्रोसेस किया गया, जब ये देखा गया कि अरे वो फीमेल थी, उनकी एक जगह थी, उनको अक्नॉलेज किया गया, जो हम पितृ शांति कहते हैं, जो हम पितृ दोष कहते हैं, कि जब हम एंसेस्टर्स को ऑनर करते हैं, वो क्या है, जब वो फीमेल चाइल्ड जिसको जीने का हक नहीं दिया गया था, जब हम उन्हें ऑनर करें, ऑनर करें कि ये हुआ, इट वॉज अनफॉर्चुनेट बट अब ये हुआ, तो जब हम वो देखते हैं, उसे ऑनर करते हैं, उन्हें याद करते हैं, दैट इज व्हेन वी कैन गिव आवरसेल्व्स द फ्रीडम फ्रॉम दिस पैटर्न। और जब हम ये ब्रेक करते हैं, ये वर्क से देखा गया है कि जब एक बच्चा भी इसे पूरी तरह चेंज कर पाता है, वो फ्री कर पाता है, तो वो एनर्जेटिक चेंज, जैसे ये एनर्जेटिक चेंज अनहेल्दी कैरी हो रहा है, ऐसे ही जो हेल्दी चेंज है, इसका इफेक्ट 7 जनरेशन आगे और 7 जनरेशन पीछे भी होता है। तो हमारे जो पितरों में जो शांति बोलते हैं वो भी आती है, और आगे की जनरेशन को भी ये हेल्प करता है। तो ये दो पर्पस है, एज एन इंडिविजुअल आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप फ्री होगे, पर आपके फैमिली सिस्टम की भी एनर्जी चेंज होती है जब आप इस पे ध्यान देते हैं। हम जब इसकी बात कर रहे हैं, फीमेल एनर्जेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इसी को कहा गया है मॉर्फिक फील्ड, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड या नोइंग फील्ड। ये अलग अलग टर्म्स हैं, ये सारे उसी टर्म्स में हैं। जब हम एनिमल्स को देखते हैं, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं है फ्रेंड्स, ये एक फील्ड में, एक नोइंग फील्ड में ही हम सब हैं, इस लाइफ फोर्स में जो हम सब हैं, तो एक नोइंग फील्ड में हम रह रहे हैं, फील्ड में ये इंफॉर्मेशन है। जब हम एनिमल्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, तो कैसे बर्ड्स साथ में उड़ते हैं, क्यों वो कभी क्लैश नहीं करते? आप सोच सकते हैं वो कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे हैं, पर एक पैटर्न से उड़ते हैं, कभी भी हम देखें कि वो एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं कर रहे हैं। तो एक, हर किसी की एक जगह है, हर किसी की एक वो फील्ड में उनको पता है कहाँ जाना है, क्या करना है। दे आर इन ट्यून विद दिस फील्ड। अगर आप ये फिशेस की जो ये यहाँ पे आपने जब देखा हो, ऐसे फिशेस घूमते हैं, दे आर नेवर एवर क्लैशिंग इनटू ईच अदर। तो जो भी सिस्टम चल रहा है, कोई भी सिस्टम हो हमारे यूनिवर्स में, सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स नहीं, प्लैनेट्स का सिस्टम हो, कैसे हर प्लैनेट अपने ही एक एक्सिस में घूम रहा है, अपने ही एक ऑर्बिट में घूम रहा है, कभी क्लैश नहीं करते हैं।
तो एक सिस्टम जो चलता है, वो सिस्टम कैसे चलता है, हम फैमिली भी एक सिस्टम है, एक सिस्टम कैसे चले, ये सिस्टम में एक हेल्थ होनी चाहिए, ये सिस्टमिक हेल्थ कैसे हो। जो मैंने कहा कि जब हम फील करते हैं तो ये सिस्टम में भी हेल्थ आती है। एक सिस्टम में डिस्टरबेंस है, वो आपको इफेक्ट करेगी। जब आप हेल्थ लाओगे तो वो सिस्टम में भी हेल्थ आएगी। तो ये सिस्टम में हेल्थ कैसे आए, व्हाट इज दैट हेल्थ इन दिस सिस्टम, ये हम इस प्रोसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या है, ये जैसे ऑब्वियसली ये फैमिली में जो चीजें होती हैं पहले भी, और साइकोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया, वर्जीनिया सटर ने इस पे काम किया, पर जो बर्ट हेलिंगर ने काम किया वो बहुत ही एक डीप लेवल पे काम किया गया है। तो इसमें क्या किया है, ये एक बहुत सुंदर टेक्निक है जहाँ हिडन डायनामिक्स के क्या हो रहा है। जब आप देख रहे हो कि मेल्स और फीमेल्स में नहीं बन रही, फीमेल्स को मेल्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है, अपने हस्बैंड पे बहुत जोर के गुस्सा आ रहा है, तो ये तो हमें दिख रहा है, अच्छा ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, पर उसके पीछे हिडन डायनामिक क्या है जो छुपा हुआ है, मैं क्यों अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पा रही हूँ, क्यों ये मदर और सन, मदर को ये सन बहुत चाहिए था, पर क्यों यहाँ पर हार्मनी अब नहीं बन पा रही है। तो हम रिलेशनशिप्स में हम सब कॉन्शियसली तो चाहते हैं कि प्यार हो, अच्छे रिलेशनशिप्स हो, पर क्या बात है कि वो हार्मनी नहीं है, तो अनकॉन्शियसली कुछ काम कर रहा है, और वो हिडन डायनामिक्स क्या है उसको हम लाइट में ला पाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इट ऑफर्स अ पाथ फॉर हीलिंग फॉर इंडिविजुअल वी कम इनटू लाइफ थ्रू आवर पेरेंट्स एंड एग्जिस्ट as part of a family. Therefore, any healing of the heart of the individual results in the healing of the entire family. We follow the blind love unconsciously. In family constellations, the way of the blind love becomes visible. तो जो मैंने कहा कि वो बच्चे का जो ब्लाइंड लव है, बच्चा ब्लाइंड लव क्यों कहता है, जो हमने कहा कि वो जाके 3 क्यों पीता है बियर, या वो ड्रिंक क्यों नहीं छोड़ता है, 2 वो फिर भी क्यों पी रहा है, कहीं पे हमारे वी वॉन्ट टू बिलोंग टू आवर फैमिली सिस्टम, और मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो देन आई एम बिलोंगिंग, सो द ब्लाइंड लव इज बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ बिलोंगिंग, and through this awareness we can reconnect to the love of the soul. We don't have to follow unhealthy patterns to belong. हमारे जो बच्चा होता है उसके अंदर एक इनर इमेज होती है, मेरे मदर फादर, मेरी फैमिली कैसी है, तो एक हमारी फैमिली सिस्टम के अंदर एक इमेज बन गया है, और वो इमेज जैसे एक टेम्पलेट है, हमारे थ्रू लाइफ फ्लो कर रही है। मैंने कहा हमें जो लाइफ आ रही है हमारे मदर फादर से, लाइफ इज फ्लोइंग टू अस थ्रू देम, एंड नाउ दिस लाइफ एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू अस। मेरे अंदर जो एक पिक्चर है मेरे माइंड में एक जो टेम्पलेट है, अब ये जो एनर्जी फ्लो कर रही है वही टेम्पलेट होता जाएगा। अब वही टेम्पलेट से मेरे वर्क पे रिलेशन इफेक्ट करेगा, मनी पे, मेरे रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट करेगा, मेरी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। तो जब ये जो फैमिली कॉन्स्टलेशन है, इससे हम क्या करते हैं, हम पहले ये प्रोसेस से देखते हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट आर द हिडन डायनामिक्स दैट आर देयर, और जब हम इसको चेंज करते हैं वी आर अलाउइंग दिस इनर टेम्पलेट टू चेंज। ये काम कैसे करता है, बेसिक सिंपल जो हम स्पिरिचुअलिटी में सब सिंपल चीजें समझते हैं, लॉज, वही लॉज यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहला कि लव है, लव इज द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स। हम एक वननेस फील्ड में, हम एक नोइंग फील्ड में, तो जैसे कि सोचें कि हम सारे लोग, अब जो सपोज यहाँ पर 61 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर हम ये कॉन्स्टलेशन सेटअप करना चाहें, अगर मेरी फैमिली में भी हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, अगर एक फैसिलिटेटर मेरा जो इश्यू है इन्हीं 61 लोगों से किन्हीं लोगों को चूज करेगा, somebody will play my mother's role, somebody will play my father's role, वो मेरे मदर फादर को जानते नहीं है, पर एक ये वननेस फील्ड है, जब वो सपोजिंग डॉक्टर नीलम आती है, मेरी मदर का रोल प्ले करती है, सो द मोमेंट शी स्टेप्स इनटू दिस नोइंग फील्ड, एक इंटेंशन के साथ कि अच्छा मैं इनकी मदर का रोल प्ले कर रही हूँ, अपने बॉडी में वो कोई चेंजेस महसूस करने लगेंगी,
हो सकता है मुझे सर पे हैवीनेस लग रही है, चेस्ट में क्रशिंग फीलिंग लग रही है, या उनके पोस्चर से हम देखेंगे कि वो कैसे देख रही हैं, क्या कर रही हैं। हम जब हम कह रहे हैं कि एक वननेस फील्ड है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स इस वननेस फील्ड में हैं, हम सोचें कि एक जैसे पानी का हम एक वेसल रख देते हैं, तो जब बाहर साउंड होती है तो उसमें वाइब्रेशन, वो पानी का पतीला पिकअप कर लेता है वो वाइब्रेशंस को। ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडीज भी उसी तरह से हैं। तो जब उस वननेस फील्ड में हम आते हैं, उस वाइब्रेशन को पिकअप करते हैं और उसे ट्रांसमिट करने लगते हैं। तो जो वो फैसिलिटेटर है, जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनकी पोजीशन, उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, उनकी जो पोस्चर है, उससे समझ पाते हैं कि ये फील्ड में क्या हो रहा है, इनकी फैमिली फील्ड में क्या हो रहा है। दूसरा जो एक सिंपल प्रिंसिपल है, व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं, एक हमारे वर्कशॉप में एक पर्सन आए जो अ, उनके बिजनेस में उनके प्रॉब्लम हो रहा था, उनको कहीं पे बहुत प्रॉब्लम आती थी, ही वॉज नेवर एबल टू स्टैंड फॉर हिमसेल्फ। तो जब उनका कॉन्स्टलेशन किया, ऐसे ही हमने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने जस्ट बताया कि मेरी फैमिली में 2 जनरेशन पहले 7 ब्रदर्स थे, और वो 7 ब्रदर्स जो अपने गांव में कहलाते थे, दीज आर द 7 एंग्री ब्रदर्स। वो सातों को बहुत गुस्सा आता था और लोग कभी उनके पास नहीं जाना चाहते थे। देवर फेमसली नोन एज 7 एंग्री ब्रदर्स। तो इन ये पर्सन का जब कॉन्स्टलेशन किया गया, तो देखा कि उनको वो बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट नहीं करना चाह रहे थे। और फिर देखा गया कहीं पे, हमने कहा कि कोई जब भी ऐसी डिस्टरबेंस होती है, somebody इज एक्सक्लूडेड, कोई तो रेजिस्ट किया जा रहा है, क्यों? वो मैस्कुलिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और फिर देखा कि एंगर, मैस्कुलिन एनर्जी इज लाइक एंगर। तो जब ये 7 ब्रदर्स को लाया गया, कि कहीं पे एवरीबडी डिड नॉट वांट टू सी दी 7 ब्रदर्स, तो ये एंगर को नहीं हमें करना है, मैस्कुलिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना है। तो अब वो इनकी लाइफ में कैसे इफेक्ट कर रहा था कि ही वॉज नॉट एबल टू, एक एंगर हेल्दी फॉर्म में क्या होता है कि वी आर एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, वी आर एबल टू टेक अ स्टैंड, तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो जब भी हम कोई भी चीज को रेजिस्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, वो चीज हमारी लाइफ में इफेक्ट करती रहती है। व्हाट वी एक्सक्लूड, डिनाई, अवॉइड ऑटोमेटिकली गेट्स इंक्लूडेड। तो इनके लाइफ में ये इश्यू के थ्रू वो इंक्लूड हो रहा था। वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। तो जब हमने कहा, ये एनर्जी फील्ड में बहुत बार होता है, जो पर्सन जिसका कॉन्स्टलेशन किया जा रहा है उनको पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। पर जब भी हम ये करते हैं, हम बोलते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, और बहुत बार ये देखा गया है कि 1-2 साल बाद उन्हें समझ में आता है कि अरे ये जो फील्ड में आया था वो क्यों आया था। जो दूसरी चीज है, वी आर ऑल सेम इन आवर यूनिकनेस। तो भले हम हर कोई अलग हैं, पर कहीं कुछ जो चीजें हैं हर फैमिली फील्ड में वो सेम है। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस ये इंफॉर्मेशन आती है, और बॉडी नेवर लाइज। तो ये बहुत सिंपल जो हमारे टेनेट्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल, वही फैमिली कॉन्स्टलेशन में काम करते हैं। और इसके 3 हम्बलिंग टेनेट्स हैं। एक है रिस्पेक्ट। जब हम रिस्पेक्ट देखें कि फैमिली में हम नॉर्मली किसको रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बहुत हाई अचीवर था, हम उसे रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। हमारे ये वाले चाचा बहुत अच्छे थे, पर जो वो वाले चाचा थे, वो तो, उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। ही वॉज द ब्लैक शीप, ही वॉज अ वुमनाइजर। उनको हमने फैमिली से निकाल दिया था ना, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो फैमिलीज में क्या होता है, हम किसी, कोई स्टार चाइल्ड होता है जिसके बारे में सब बात करते हैं, जैसे वही फैमिली के करता धरता है। और कोई बच्चा होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई हैंडीकैप बच्चा, बहुत, जो हम पहले देखते हैं कि हैंडीकैप जो बच्चा होता था, कई बार द पेरेंट्स वुड फील टू मच शेम उनके बारे में बात करने। तो वो बच्चा एक कमरे में बंद होता था, और कई बार जब कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, उनको बताते भी नहीं थे कि ऐसा एक बच्चा है घर में। तो जब हम कहते हैं कि वी आर ऑल सेम इन दिस कॉन्स्टलेशन वर्क, वी सी के एवरी, तो हम बात कर रहे थे कि रिस्पेक्ट और
दूसरा है ह्यूमिलिटी, कि हम बहुत बार जब बच्चा बड़ा हो जाता है, हमें लगता है नाउ वी आर इक्वल्स, और हम इवन जो सिस्टम है उसको नहीं रिस्पेक्ट करते हैं। तो ह्यूमिलिटी इज ऑल्सो वी आर रिस्पेक्टिंग वॉट एवर द सिस्टम शोज। कई बार जब फैमिली कॉन्स्टलेशन में हमें चीजें नहीं पता है, फिर भी वी बी हम्बल, क्योंकि वी डोंट नो एवरीथिंग। सेकेंडली, ह्यूमिलिटी इज वी आर ऑनरिंग दी एंसेस्टर। बहुत बार हमें लगता है अरे वो तो ऐसे थे, वो तो खराब थे। वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ चाइल्ड when we have received life from them. We have to really, we are able to receive when we are going to be humble. एंड तीसरी जो चीज है इंक्लूजन, कि हर कोई, भले कोई कैसा भी था, उसके कर्म कैसे भी थे, वी हैव नो राइट टू एक्सक्लूड एनीबॉडी, है ना, कि ये पार्ट नहीं है फैमिली का। हर कोई, उसकी एक इक्वल प्लेस है। इसी को जो कॉइन किया टर्म बर्ट हेलिंगर ने, उन्होंने कहा एक सेक्रेड ऑर्डर्स होते हैं। जब उन्होंने सिस्टम को ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि लाइफ इस तरह से चल रही है। लाइफ में जैसे हर पर्सन की एक अपनी जगह होती है। अब आप भले आइंस्टाइन हो कि उससे कोई बहुत ही पैरालाइज्ड कोई बच्चा हो, कोई एकदम मेंटली रिटार्डेड हो, हर एक की जो अपनी जगह है वो है। तो कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हर एक की बस अपनी एक जगह है। तो जब हम, जैसे हम अपने रिलेशनशिप्स में चाहते हैं कि प्यार हो, तो जब हम प्यार चाहते हैं तो हमें, एक बहुत सुंदर बर्थलिंगर ने कहा कि इफ यू वांट लव टू फ्लरिश, यू नीड टू डू व्हाट इट डिमांड्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग व्हाट हार्म्स इट। हमें अपने माइंड से नहीं चलना है, जो एक सिस्टम को समझना है, जो लव क्या है, लव कैसा है। तो जो लव डिमांड करता है वो हम करें, और वो ना करें जो लव को हार्म करता है। लव फॉलोज द हिडन ऑर्डर ऑफ द ग्रेटर सोल, कि यहाँ पे कोई हिडन ऑर्डर्स हैं। और क्विकली हम ये करेंगे। 5 ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर टू लव इज राइट टू बिलोंग। एवरीबडी हैज एन इक्वल राइट टू बिलोंग। जो भी बॉर्न हुआ, कंसीव हुआ, उसकी इक्वल प्लेस है। यूजुअली क्या होता है, जब हम, कोई किसी का अबॉर्शन होता है, हम बात नहीं करते हैं उसके बारे में, उसको छुपाया जाता है। मिसकैरेज होता है, बहुत बार तो पता भी नहीं होता है मदर को, और उसके बारे में बात नहीं किया जाता है। मैं अपनी बात करूं, फर्स्ट टाइम जब मैं इनर चाइल्ड के लिए गई थी, आई वॉज ऑब्वियसली ऑलवेज टोल्ड आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो मुझे, मैं यहाँ पे एक शेयर कर रही हूँ, मैंने एक सिंपल चीज बनाई। जैसे हम 3 बहनें थी, तो आई वॉज द फर्स्ट वन, आई वॉज टोल्ड, एंड मेरे बाद 2 बहनें हैं। मैं अपने फादर और मदर, ऐसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। जैसे ये फैमिली में फादर, मदर और उनसे हम 3 बच्चे आए। और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मेरे 2 भाई थे मेरे से पहले जो पैदा हुए, पर अब हम उनकी बात नहीं करते थे कभी भी। मतलब जब कोई फेस्टिवल हुआ, कोई शादी हुई, मेरी शादी हुई, हम उनको याद नहीं करते थे, क्योंकि कहीं पे ऑटोमेटिकली बोला जाता है कि अच्छा वो 2 चले गए, कोई बात नहीं, अब जब आएगा सब ठीक होगा। सो इन द माइंड पेरेंट्स आर ऑल्सो थिंकिंग दिस इज आवर फर्स्ट चाइल्ड। तो जब कुछ एक प्रोसेस हुआ, मुझे ध्यान में आया कि आई एम टेकिंग द प्लेस ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो भले मुझे बताया गया एज एन इंफॉर्मेशन, तो जब हम राइट टू बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, आई नीड टू एड माई ब्रदर, सो आई एम नॉट द फर्स्ट चाइल्ड, आई विल एड माई 2 ब्रदर्स हियर। और जब मेडिटेशन किया तो फिर उसमें आया कि एक्चुअली 3 थे मेरे से पहले। और फिर मेरी मदर ने मुझे बताया कि हाँ, उनके पीरियड्स 2 दिन के लिए डिले हुए, और फिर स्पॉटिंग हुई तो उनको एक डाउट आया, पर डॉक्टर ने कहा नहीं, नथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। तो जब मैंने मेडिटेशन में कनेक्ट किया, आई रियलाइज आई एम द फोर्थ वन। अब जब आई एम इन माई माइंड सेइंग आई एम द फर्स्ट वन, I am in the wrong place. I'm not going to connect to the strength. I'm not going to feel that strength. And in fact, I will feel a lot of death urge. हम बहुत, जैसे अब those children did not make it, तो कहीं पे मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती थी, बस अपना यहाँ पे खत्म करके जाना है। डेथ अर्ज एक बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ऐसे बहुत सटल, जो पूरी ये सिबलिंग लाइन है, इस पे बहुत इफेक्ट होता है। बहुत बार सिबलिंग्स में जो फाइट्स हो रही है हमें पता ही नहीं है, जो हमने कहा हिडन डायनामिक हम डिस्कवर करते हैं। कई बार जस्ट सिबलिंग्स की राइट प्लेसमेंट ही नहीं है, जो और सिबलिंग्स मिसिंग है,
उसके वजह से ये जो अलाइव सिबलिंग्स है उन पर बहुत इम्पैक्ट आता है। दूसरी चीज, नो वन रिगार्डलेस ऑफ डीड मे बी एक्सक्लूडेड, ऑल दोज हु आर एक्सक्लूडेड, डिसरिस्पेक्टेड, नॉट ऑनर्ड और नॉट स्पोकन अबाउट विल क्रिएट अ प्रेशर। तो ये सिस्टम पे एक इफेक्ट आता है विच इज गोइंग टू इफेक्ट एवरीबॉडी। द सेकेंड ऑर्डर इज राइट टू देयर ओन फेट। अभी जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल लिया कि जो नहीं सरवाइव किए वो उनका फेट था, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। कहीं एक सर्वाइवर्स गिल्ट होता है, जो मुझे एक बहुत टाइम गिल्टी लगता था कि अरे उनको नहीं मिला मैं कैसे, एंड दिस इज वेरी सबकॉन्शियस। ये जब ये प्रोसेसेस किए, मेडिटेशन किए, उसी में पता चला। तो जिनकी भी डेथ जल्दी हो गई, जो भी डिफिकल्ट फेट था, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट वाज देयर फेट। द थर्ड ऑर्डर इज रेसिप्रोसिटी एंड बैलेंस। एनी रिलेशनशिप कैसे बनता है? अगर डॉक्टर सौरभ मुझे, डॉक्टर रंजन मुझे कुछ देंगे, एक गिफ्ट दें, ठीक है, तो नेचुरली मुझे मन करता है कि मैं भी उनको कुछ दूं। आई शुड ऑल्सो ऑफर हिम समथिंग, वट एवर दैट आई कैन ऑफर। देन ही विल गिव मी अ लिटिल मोर, देन आई गिव हिम बैक अ लिटिल मोर, मुझे और देने का मन करेगा। तो इस वे से एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, इस वे से एक रिलेशनशिप बनता है। तो कोई भी एक जो रिलेशनशिप होता है उसमें गिविंग भी होता है और रिसीविंग भी होता है। अगर एक सिर्फ गिव 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 करेगा और रिसीव रिसीव करेगा, तो ये बहुत इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और ये रिलेशनशिप ये हिडन होगा, ये हम बात नहीं करते हैं इसके बारे में, पर ये रिलेशनशिप बर्डन फील करने लगेगा और टूटेगा। तो हर जो, अगर कपल का रिलेशनशिप हो या हम फ्रेंड्स में हो, एक बैलेंस जरूरी है। सिर्फ हमारे पेरेंट्स के साथ ही बैलेंस नहीं हो सकता। उन्होंने हमें लाइफ दी, हम उनको कितना ही कुछ भी दे लें, वो हमसे हमेशा ऊपर रहेंगे। हमारे गुरु के साथ बैलेंस नहीं हो सकता। तो जैसे डॉक्टर रंजन, अब उनको अपने गुरु से इतना मिला, वो क्या कर रहे हैं, वो आगे दे रहे हैं। जिनको यहाँ मिलता है वो क्या करेंगे, वो और आगे देंगे। तो वहां पर एक बैलेंस नहीं हो सकता। वहां हमें एक्सेप्ट करना है कि बैलेंस नहीं हो सकता, बट अदरवाइज जब हम कपल की बात करें तो ये रेसिप्रोसिटी और बैलेंस होना जरूरी है। अदरवाइज कपल रिलेशनशिप में ये अलग होने लगते हैं, जहां पर अगर वुमन सिर्फ बच्चों को, फैमिली को सर्व कर रही है, और अगर हस्बैंड वुमन को नहीं सर्व कर रहा है, हाउ डज अ मैरिज सर्वाइव? The woman follows the man. She's serving the family. The man needs to serve the woman. That is what brings balance in the relationship in a couple. That is what really nurtures the woman. दूसरा, एक राइटफुल प्लेसमेंट, जो मैंने कहा कि हर एक की एक जगह होती है और वो राइट प्लेस पे होना जरूरी है एनर्जेटिकली। और पांचवा, कि मेन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इक्वल। कोई किसी से ऊंचा नहीं है, दोनों अलग हैं, दोनों के अपने रोल हैं। दोनों, एक वुमेन जो होती है, एक बच्चा अपनी माँ से क्या सीखता है, नर्चर करना सीखता है। मदर इज द नर्चरिंग वन। जब हम अपनी वुमेन मदर से कनेक्ट करते हैं, वी नो दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी सपोर्टेड एंड वी ऑल्सो नो हाउ टू नर्चर। एवरी मैन ऑल्सो नीड्स टू कनेक्ट टू दैट। हम में फेमिनिन मैस्कुलिन है, यू आर हाफ योर मदर हाफ योर फादर। तो जब आप मदर से कनेक्ट करते हो तो आप नर्चरिंग सीखते हो। जब आप फादर से कनेक्ट करते हो आप स्ट्रेंथ पाते हो। आप देखते हो कि आप बाहर की सोसाइटी में, बाहर के वर्ल्ड में कैसे ऑपरेट करोगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं चाहूंगी घर पर आप जरूर ये फैमिली ट्री अपना बनाएं। जैसे ये मैंने कहा, फिर अपने फादर के साइड में उनके सिबलिंग्स को डालिएगा। भले जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पे अगर मैं डालूं तो उस सेम ऑर्डर में नहीं डाल पाऊंगी, बट सबको, मदर के इसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फिर उनके अगर सिबलिंग्स आपको पता हो, और ऐसे ही आप ऊपर जा सकते हैं। एक ये जरूर टाइम लें, अपना फैमिली ट्री बनाएं। और जब आप ये बनाएंगे और इसके साथ मेडिटेट करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखने लगेंगे कि कोई ना कोई पैटर्न्स रन करते हैं। तो यूजुअली बहुत सटल तरीके से हम देख पाएंगे कि कोई पैटर्न्स हमारे फैमिली में रन करते हैं। तो क्या वो पैटर्न है, और हो सकता है वो आपकी भी लाइफ में आपको इफेक्ट कर रहे हैं, वो पैटर्न्स को आप देख पाएंगे। ठीक है। तो ये क्योंकि आज ये, इट्स ऑलवेज नाइस टू डू इट इन अ स्टेट ऑफ साइलेंस। आप आधा एक घंटा निकालें, बैठें। और कई बार जब आप
बैठेंगे, आपको इंट्यूटिवली अगर लगे कि नहीं यहाँ पर कोई मिसिंग है, यहाँ पर कुछ हुआ था, तो जैसे मैंने ये बताया कि ये जो फीमेल चाइल्ड जिनकी डेथ हुई थी, दिस पर्सन हैड कनेक्टेड इन मेडिटेशन। उनको ये मेडिटेशन में ये प्रोसेस वो करने लगी थी, पर मेडिटेशन में उनको ध्यान आया कि यहाँ पर कोई मिसिंग है। उसको ट्रस्ट किया, और फिर जब जाके उन्होंने पूछा तो उनको समझ आया कि हाँ डेफिनेटली ये जो गैप था ये दो सिबलिंग्स में ज्यादा था। तो उस बच्चे के बारे में बात नहीं की गई, और बाकी सब बच्चे 3-3 साल के गैप में थे, और ये दो बच्चों के बीच में 6 साल का गैप था। तो यहाँ पर वेरी लाइकली देयर वाज समथिंग लाइक दैट। तो यू ट्रस्ट वट एवर, अगर आपको मेडिटेशन में कुछ आता है, ट्रस्ट करें उस एंसेस्टर को, उनकी जगह दें। तो ये प्रोसेस जरूर अपने आप करेंगे। आज जो हम प्रोसेस करेंगे अपने मदर फादर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जो सबसे पहले सिस्टम में हम आते हैं वो है ट्रिनिटी, हमारा मदर फादर और बच्चा। तो ये जो हर सिस्टम में, एक तो हम बड़े सिस्टम की अब बात कर रहे थे वो भी कैसे इफेक्ट करता है, पर सबसे बेसिक सिस्टम में आ जाए ट्रिनिटी, विच इज द मदर फादर चाइल्ड। जो मदर फादर की जो इमेज है, मैंने बताया मदर फादर से हम जो लेते हैं वो हमें इफेक्ट कर रहा है। बहुत बार हम मदर की क्वालिटीज थी बिल्कुल वैसे ही देखोगे आप अपने में है, फादर की जो थी बिल्कुल वही आप में है। और कई बार आप देखोगे कि जो उनकी थी आपने उनको रिजेक्ट किया। आई नेवर लाइक्ड माई मदर। मैं अपने एक पर्सन का बता रही हूँ जो मेरे पास आते हैं। मुझे अपनी मदर पसंद नहीं थी, शी वॉज वेरी वीक, शी नेवर कुड टेक अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ। आई डिसाइडेड आई नेवर वॉन्ट टू बी लाइक माई मदर। ठीक है, अब क्या है, वो अपनी उस फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर रही है, वो अपनी मम्मी को रिजेक्ट कर रही है इन अ desire to be different, but by rejecting the mother you are actually rejecting a part of you. ओशो कहते हैं one birth is given by your parents, the other birth is waiting, it has to be given to you by yourself. You have to father and mother yourself, then your whole energy is turning in, it becomes an inner circle. मतलब definitely हमें देखना है, we don't have to become like them, है ना, पर ऑटोमेटिकली कोई चीजें हमें उनकी तरह हमारी होंगी, तो वो बर्थ हमें मिला हुआ है। अब हमें उन पैटर्न्स को देखना है, पर हमें देखना है क्या ये हेल्दी है, क्या मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ। वी नीड टू गिव बर्थ टू आवर ओन सेल्स। बट हेलिंगर सेज इट इज एन इल्यूजन दैट to believe that our parents could have been different from the way they are. I wanted my mother to take a stand for herself. I wanted my father should be respecting my mother. He never respected my mother. अब जब हम इसी में रहते हैं कि मेरे फादर ने ये करना चाहिए था, मेरी मदर ने ये करना चाहिए था, हम उस इल्यूजन में ही रहेंगे। वो जैसे थे वो वैसे थे, वो जैसे हैं वो वैसे हैं। हमारा जो काम है, व्हाट इज गिविंग बर्थ टू आवरसेल्व्स, वन इज वी नीड टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। कैन वी टेक देम इनटू आवर हार्ट्स जस्ट एज दे आर? And can we be different from them? By accepting them, still you can choose to be different. That is the work. That is the second part. We are the product of our parents, and we wouldn't be who we are if they were not who they were. तो हम अपने पेरेंट्स को we need to say yes to them by taking them in our hearts. हम मेडिटेशन करेंगे फ्रेंड्स इसके ऊपर, जो हमने कहा कि we need to really accept what is the order. Parents are always big, children are small. तो हम जो मेडिटेशन करेंगे अपने मदर फादर से कनेक्ट करेंगे, आप उनको जैसे देखें, कैन यू एक्सेप्ट देम वट एवर देयर क्वालिटीज। पेरेंट्स गिव, चिल्ड्रन रिसीव। तो हम यहाँ पर इक्वालिटी नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर वी नीड टू जस्ट रिकॉग्नाइज, वी विल डू फॉर देम, वी विल टेक केयर ऑफ देम। बट जब लोग बोलते हैं कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई पेरेंट्स, जब हम एरोगेंट फील करते हैं, वी आर प्लेसिंग आवरसेल्व्स एनर्जेटिकली अबाउ देम, and in that case you will always not be in the right place. Parents are big, children are small. Parents give, children, ये sorry ये repeat हो गया है यहाँ पर, sorry about that. Write down. So what we can do is just अभी before the meditation जब हम question answer अगर लेते हैं, 2 question ले लेंगे, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आप
रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपने फादर मदर की, रिकॉग्नाइज हाउ दे मे बी देयर इन यू, आप कैसे वैसे ही हो, और क्या आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो? विच वन वुड यू लाइक टू चेंज? वुड यू लाइक टू बी डिफरेंट? आई ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेट लाइक माई फादर, आई वुड लाइक टू बी डिफरेंट। I am also very disorganized like my father. I'd like to be different. So recognize it. ठीक है? अगर कोई क्वेश्चंस हो चैट में डाल दें, एंड हम एक मेडिटेशन करेंगे वेयर वी कैन जस्ट एक्सेप्ट देम एज दे आर। फ्रेंड्स, इस नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है अनदर सेल्फ, बहुत सुंदर सीरीज है, जिसमें ये फैमिली कॉन्स्टलेशन के ऊपर एक जो स्टोरी है बताई गई है। फैमिली कॉन्स्टलेशन उसमें यूज हुआ है। तो जो डॉक्टर रंजन आपको बता रहे थे, आप एक्चुअली अगर वो सीरीज देखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सीरीज। और जब भी आप तैयार हो अगर ये प्रोसेस के लिए, मेडिट इनकी वर्कशॉप्स जो होती हैं, डॉक्टर न्यूटन 6 दिन की वर्कशॉप करते हैं, हम 2 दिन की वर्कशॉप करते हैं। हमारी साल में जैसे एक बार होती है, फेब्रुवरी में, इसी महीने में यहाँ पर मुंबई में है। तो मैं अब स्टॉप करूंगी ये शेयर करना।